Namaskar students, all you are welcome on my YouTube channel. Here we are to start the new topic of thermodynamics chemistry, that is heat capacity. इससे पहले thermodynamics chemistry में दो वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं, दो लेक्चर अपन कवर कर चुके हैं और ये थर्ड वीडियो है अपने पास thermodynamics chemistry के अंदर। तो इसमें अपन मेनली डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में। हीट कैपेसिटी कितने टाइप की होती है, हीट कैपेसिटी, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, इनकी यूनिट्स क्या होती है, और फॉर्मूला के साथ साथ में जैसे अपन डिफाइन करते हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन कंसेप्चुअली इनकी मीनिंग क्या होती है, इसको हीट कैपेसिटी ही नाम क्यों दिया है अपन ने। और इसके बाद में अपन हीट ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सोल्व करेंगे एंड इन द एंड वी विल आल्सो डिस्कस समथिंग अबाउट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इंटरनल एनर्जी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि उसके लिए हम अलग से वीडियो बना सकें। तो मेनली अपना जो फोकस रहेगा वो हीट कैपेसिटी और हीट ट्रांसफर के ऊपर रहेगा एंड इन द एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट, वी विल आल्सो इंक्लूड द इंटरनल एनर्जी इन दिस वीडियो। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं हीट कैपेसिटी से। तो हीट कैपेसिटी यदि अपन टाइप की बात करें तो हीट कैपेसिटी नाम से अपने पास तीन टर्म मिलती है केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में। एक तो है हीट कैपेसिटी, एक होती है अपने पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये तीनों क्या होती है, और जब अपने पास हीट कैपेसिटी है तो अपन ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी क्यों ली, वो भी यहां डिस्कस करेंगे। अब हीट कैपेसिटी अपन जो है स्टार्ट करें। हीट कैपेसिटी जैसे अपन बुक में देखते हैं डेफिनेशन आ जाती है, द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट ऑफ एनी सिस्टम। सिंपल है, लेकिन ये इस तरह से हमने डिफाइन क्यों किया, इसको क्या जरूरत पड़ी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अपन डिफाइन कर लेते हैं, वहां से यूनिट भी आ जाती है, फॉर्मूला आ जाता है, सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम जो है हीट को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे इसमें हीट से रिलेटेड अदर जो पॉइंट है वो भी अपने समझ में आएंगे। और हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये जो लिए गए हैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक्चुअल में। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिए गए हैं, ये क्यों लिए गए हैं, इनका रियल मीनिंग क्या होता है। जैसे अपन डिफाइन कर दें, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट, ठीक है। अब अपने को कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ ले कि वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है कि बेंजीन की, अपन उससे नहीं बता पाएंगे। तो पहले अपन रियल मीनिंग क्या होती है हीट कैपेसिटी का, रियल सेंस क्या होता है, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो पॉइंट है, कंसेप्चुअल जो पॉइंट है, बेसिक है, वो अपने को अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हीट कैपेसिटी अपन पॉइंट जो है वो स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट चेंज ऑफ सिस्टम, यानी हीट गिवन टू द सिस्टम। किस सिस्टम को अपन हीट दे रहे हैं, अब कितने अमाउंट में हीट सिस्टम को दी जा रही है, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, ये किन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करेगी, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, कौन कौन से फैक्टर है जो हीट गिवन टू द सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। और यहां पर मेनली 3 फैक्टर अपने पास आते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी डेल्टा टी। वैसे तो चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे अपन, क्योंकि वहां पर भी अपन ने हीट चेंज लिखा है। हीट चेंज जो है वो डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर। जैसे इसमें अब हम 2 एग्जांपल लेते हैं। 2 हमने कंटेनर लिए, ये कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर, दोनों में सिस्टम का सेम मास अपन ने लिया है। सपोज इसमें अपन ने फिल किया है 5 किलोग्राम ऑफ वाटर, इसमें भी फिल किया है 5 किलोग्राम ऑफ वाटर, दोनों में मास सेम है। अब हीट देकर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। हीट देने पर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सभी सिस्टम्स का जो टेम्परेचर है वो हीट देने पर इंक्रीज होता है, ये हम जानते हैं सब। अब सपोज इसका टेम्परेचर हमने यहां से मेजर किया थर्मोमीटर से, इनिशियली ये था 30 डिग्री सेल्सियस, और हमने हीट देकर इसको इंक्रीज कर दिया टिल 100 डिग्री सेल्सियस, यानी इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर जो है, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर ये हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया अपन। दूसरे कंटेनर में भी अपन हीट दे रहे हैं 5 किलोग्राम ऑफ वाटर को। सपोज इनिशियली इसका जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेल्सियस ही था। टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है 30 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करके इसको हमने बढ़ा दिया 200 डिग्री सेल्सियस तक।
इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर हो गया 200 माइनस 30, 170 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ कि किस कंटेनर में हमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों में 5 किलोग्राम ऑफ वाटर है, इसमें टेम्परेचर अपन केवल 70 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे, इसमें अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस। तो सीधी सी बात है, कोई बता सकता है कि इसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर अपन ज्यादा कर रहे हैं। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि हीट गिवन टू द सिस्टम जो होता है वो इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे अपन ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ये अपन सीधा सा जनरल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे स्टोव पर या पर अपन ने क्या रखा है, बर्नर पर अपने कंटेनर में वाटर रखा है। अब वाटर सेम अमाउंट में रखा, 2 बर्नर है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखा है 5 किलोग्राम। अब थर्मोमीटर से अपन चेक कर रहे हैं, एक में जो है टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे हैं 70 डिग्री सेल्सियस, दूसरे में बढ़ा रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस। तो सीधी सी बात है 70 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा वो कम टाइम में बढ़ जाएगा, 170 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टाइम में बढ़ेगा, यानी उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। जैसे अपन बात करें ये जो है 10 मिनट के अंदर इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है 30 से 100। तो 10 मिनट में इसका भी 30 से लेके कहां बढ़ जाएगा, 100 तक बढ़ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब 100 डिग्री सेल्सियस से यहां तक तो दोनों में सेम ही हीट दी गई है। अब 100 से 200 डिग्री सेल्सियस तक जो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, सपोज उसमें हमें इसको एक्स्ट्रा 30 मिनट हीट और देनी पड़ रही है, तो ये जो हीट है वो इसमें एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है। तो जितना आपने को टेम्परेचर बढ़ाना होता है सिस्टम का, उतनी ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल सी बात है। जबकि मास कांस्टेंट हो, यहां से हम कंक्लूजन करके लिख सकते हैं, कंक्लूड करके लिख सकते हैं, व्हेन m इज कांस्टेंट, व्हेन m इज कांस्टेंट q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t। अब ये तो हीट गिवन की बात है और टेम्परेचर बढ़ाने की बात है। अब यदि मान लो अपन हीट बाहर निकालें और टेम्परेचर लोअर करें तो ये चीज उसके लिए अप्लाई हो जाएगी। जितना अपन टेम्परेचर इसका लोअर करेंगे उतनी हीट यहां से रिलीज होकर बाहर जाएगी, सीधी सी बात है। तो चेंज में अपन लिख सकते हैं हीट चेंज ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज ऑफ द सिस्टम व्हेन मास इज कांस्टेंट, व्हेन मास इज कांस्टेंट। तो यहां से कंक्लूजन में अपन इसका फर्स्ट जो रिलेशन है वो हम बना सकते हैं, दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। हीट चेंज ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज ऑफ द सिस्टम व्हेन मास यानी m ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। दूसरा इसका जो फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है वो है मास। मास अफेक्ट करता है, इसीलिए अपन ने मास पहले कांस्टेंट रखा था। मास कैसे अफेक्ट करता है इसको भी अपन एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे अपन ने अगेन 2 कंटेनर लिए, अब की बार अपन क्या करेंगे, डेल्टा टी को रखेंगे कांस्टेंट और मास को करेंगे चेंज। सपोज एक कंटेनर में अपन ने कम वाटर लिया, एक में ज्यादा वाटर लिया। एक कंटेनर में ओनली 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है, कोई भी सिस्टम ले सकते हैं अपन, और दूसरे में हमने लिया है 10 किलोग्राम ऑफ वाटर। सपोज 10 किलोग्राम ऑफ वाटर लिया है। अब इनको अपन हीट दे रहे हैं और इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर भी हीट गिवन टू द सिस्टम या हीट चेंज ऑफ द सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसलिए यहां पर अपन मास का यदि इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो दोनों में हम जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट है वो सेम कर रहे हैं। सपोज इसमें भी अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, और इसका भी हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। ये केवल एग्जाम्पल के लिए है, और कुछ भी अपन वैल्यू मान सकते हैं। तो यह केवल कंपैरिजन के लिए कि इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाना है 70 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर भी हमें बढ़ाना है 70 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहां जो सिस्टम है उसका मास कम है, यहां पर सिस्टम का जो मास है वो ज्यादा है। तो किस में हमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, इसी में ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। जैसे अपन बर्नर पे 2 चीजें रखे, 2 कंटेनर रखे, एक में वाटर अपने कम लिया है, एक में वाटर ज्यादा लिया है, तो कौन सा वाटर जल्दी बॉईल होने लगेगा, जिस कंटेनर में वाटर कम है। जिस कंटेनर में वाटर ज्यादा है उसमें बॉईल होने में, यानी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा तो बर्नर से वो जो अपने पास सिस्टम है
कंटेनर के अंदर जो वाटर है वो ज्यादा हीट कंज्यूम करेगा, ज्यादा टाइम तक हीट कंज्यूम करेगा, तो ज्यादा हीट उसको देनी पड़ेगी। तो जहां पर मास ज्यादा होता है सिस्टम का, उसी में अपने हीट चेंज ज्यादा करना पड़ता है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर चेंज। ये अपन हीट देके टेम्परेचर बढ़ाने की बात करें, हीट यहां से सराउंडिंग में ले जाके टेम्परेचर डिक्रीमेंट करे तो भी वही चीज होगी। तो हीट गिवन टू द सिस्टम जो है वो डिपेंड करती है सेकेंड फैक्टर मास ऑफ सिस्टम के ऊपर, व्हेन टेम्परेचर चेंज इज कांस्टेंट। जब हमें सेम अलग अलग कंटेनर लिए गए हैं, उसमें सेम टेम्परेचर इंक्रीमेंट करना है, सब में हम हीट दे रहे हैं, तो जहां पर सिस्टम का अमाउंट कम होगा वो कम हीट गेन करेगा, ज्यादा अमाउंट होगा वो ज्यादा हीट गेन करेगा, और ज्यादा होगा वो और ज्यादा हीट गेन करेगा। सीधा सा अपने पास में कंसेप्ट है। क्यों है? क्योंकि यहां मॉलिक्यूल कम है, यहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो इनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम काइंड बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज यहां पे अपन 10 पैक ऑफ मान लेते हैं मॉलिक्यूल्स, यहां पर 50 पैक्स होंगे, तो 10 पैक्स की जगह 50 पैक्स को अपन सेम एनर्जी दे तो हमें 5 टाइप ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो यहां से हमने ये समझा कि व्हेन डेल्टा टी इज कांस्टेंट, द हीट गिवन टू द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सिस्टम। सेकेंड इसका प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन आ गया। तो सेकेंड हमने देखा हीट चेंज ऑफ द सिस्टम, जिसको हम लिखते हैं Q, डेल्टा Q लिखते हैं, इसको Q भी लिख देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सिस्टम व्हेन डेल्टा T इज कांस्टेंट। डेल्टा T इज कांस्टेंट, ये अपना सेकेंड प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन आ गया। अब थर्ड, जैसे मास के ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरह अपने पास जो हीट चेंज ऑफ द सिस्टम है, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिस्टम। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे मास चेंज होता है वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होता है। तो थर्ड फैक्टर अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स of the system. When delta T is constant, Q will also be directly proportional to the M, and Q will also be directly proportional to the N. N है number of moles of the system. ठीक है, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल देखा था 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम ऑफ वाटर का, तो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में मोल कम होंगे, 5 किलोग्राम ऑफ वाटर में मोल ज्यादा होंगे। 1 किलोग्राम में कितने होंगे? 1000 अपॉन 18 मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 5 किलोग्राम में कितने होंगे? 5000 अपॉन 18 मोल्स। यहां मोल ज्यादा थे, तो 5 केजी में हमें ज्यादा जो है हीट चेंज की जरूरत पड़ रही थी, हीट देने की जरूरत पड़ रही थी सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 30 से 100 जैसे अपन ने माना था। तो वही चीज मोल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी कि उसमें मोल ज्यादा थे, तो हम कह सकते हैं जहां मोल ज्यादा होंगे वहां पर ज्यादा हीट चेंज की जरूरत पड़ेगी सेम टेम्परेचर चेंज के लिए। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी डिपेंड करते हैं गिवन मास के ऊपर। गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मोलर मास जो है कांस्टेंट है, तो ये सीधा सा है वो डिपेंड करेगा गिवन मास के ऊपर। जहां मास ज्यादा होगा वहां मोल्स भी ज्यादा होंगे। यहां पर ने लिखा कि डेल्टा टी कांस्टेंट है, जहां पर मास उस कंडीशन में मास के प्रोपोर्शनल होता है हीट चेंज। तो उसके साथ ये भी क्लियर हो जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स के भी प्रोपोर्शनल होगा हीट चेंज, क्योंकि जहां मास ज्यादा होगा वहां नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे। ये अपने लिए 3 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, 3 प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन ऑफ हीट। अब यहां से हीट कैपेसिटी का बेसिक बनता है। हीट कैपेसिटी अपना मेन पॉइंट है, और अपन ने अब तक पढ़ा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट चेंज। ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन जो अपन ने लिए हैं, इनके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही आएंगे हीट कैपेसिटीज। हीट कैपेसिटीज ये जो इक्वेशंस बनी है, इनके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जैसे 3 टाइप की अपने पास हीट कैपेसिटीज होती है। फर्स्ट सिंपल, जिसको अपन हीट कैपेसिटी लिखते हैं सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल एस, एंड मोलर हीट कैपेसिटी स्मॉल एस। ये जो तीनों है वो इन तीनों इक्वेशंस के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। किसी में अपन सीधे इक्वेशन लेंगे, अभी देखेंगे अपन, कुछ में इन इक्वेशंस को जोड़ के फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। तो इस तरह से अपने पास आता है हीट कैपेसिटी। तो ये हमने 3 रिलेशन देखे कि हीट चेंज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। फर्स्ट हमने लिखा था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, इक्वेशन 1, when M is constant। M is constant। सेकेंड हमने लिखा कि Q is directly proportional to M when delta T is constant।
थर्ड हमने लिखा Q इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू N व्हेन डेल्टा T इज कांस्टेंट। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। ये अब तक अपन ने क्लियर किया। अब अपन आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी जो अपने पास 3 टाइप की है, उसमें सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं केवल हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक और मोलर हीट कैपेसिटी अलग है। हीट कैपेसिटी जिसको अपन कैपिटल C लिखते हैं, ये क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी के लिए हीट कैपेसिटी कैपिटल C, इसके लिए हम लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन जो 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अब हम सब जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल जो साइन है ये हटाकर अपन इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T है। अब Q इक्वल टू, यहां पर इक्वल का साइन लगा के अपन यहां पे लिखना चाहें डेल्टा T, तो यहां पर एक ने एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। ये कांस्टेंट ही है अपने पास हीट कैपेसिटी। तो यहां का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो होगा C। तो Q का फॉर्मूला आ गया C डेल्टा T। वैसे भी अपन लर्न कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में अपन ने एस एम डेल्टा टी क्यू को लर्न किया हुआ है, क्यू को लर्न किया है सी डेल्टा टी, ये भी कहीं याद हो जाए तो ठीक है। कुछ आ जाते हैं कुछ नहीं आते, लेकिन बेसिक से अपन लर्न करेंगे। अपने को पता है सी क्यू प्रोपोर्शनल डेल्टा टी अपने समझा हुआ है, तो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें लगाना है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी है, तो इस तरह की चीजों को हम भूल नहीं सकते, इजीली हमें लर्न होती है। साथ साथ में इनकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी लर्न होती है। अभी हम देखेंगे कि हीट कैपेसिटी केवल न्यूमेरिकली अपन डिफाइन करते हैं और लिखते हैं। बेसिक क्या होता है, थियोरेटिकली यानी कंसेप्चुअली इसका मैनर क्या होता है, वो अपन बुक की डेफिनेशन से नहीं समझ सकते, वो यही समझेंगे। यहां पर Q का फॉर्मूला आ गया C डेल्टा T, यानी हीट चेंज होता है वो होता है हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर चेंज। हीट चेंज होता है हीट टेम्परेचर चेंज इनटू हीट कैपेसिटी। और ये लेने की जरूरत क्यों पड़ी, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी सिस्टम में अपने को हीट चेंज मेजर करना हो, सिंपल सी और बेसिक सी बात है अपने पास। इसको सिंपल बिहेवियर में अपन समझ सकते हैं कि जैसे किसी सिस्टम में अपने को देखना हो, जैसे वाटर लिया अपन ने, इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं। अब इसको इसको मतलब हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हमें पता करना है कि जैसे इसको हीट किया अपन ने 30 मिनट तक, अब इसमें पता करना होगा कि कितनी हीट गिवन है। कैसे मेजर करेंगे, कि हीट को मेजर करने का अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं है, हम केवल मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को। हीट को हम डिफाइन करते हैं, हीट इज काइंड ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर रीजन टिल देयर टेम्परेचर रिमेन टेम्परेचर बिकम इक्वल। बोथ ऑफ द रीजन्स, हायर टेम्परेचर रीजन एंड लोअर टेम्परेचर रीजन, द टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, तब तक वो हीट फ्लो होती रहती है। इसको मेजर कैसे करें, हीट को मेजर करने की जरूरत नहीं है। हीट को मेजर करने के लिए जो मेजर किया जाता है, टेम्परेचर मेजर किया जाता है। जैसे हमें पता करना हो कि हाफ एन आवर में इसको कितनी हीट दी गई है, तो हमें हीट को मेजर करने की जरूरत नहीं है, हम मेजर करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लिया अपन ने 30 डिग्री सेल्सियस, यहां मान लिया अपन ने 100 डिग्री सेल्सियस, कितने हीट की रिक्वायरमेंट हुई, तो यहां टेम्परेचर चेंज जो है वो कितना हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी ये 70 होगा, इसको देखेंगे क्योंकि चेंज है, नहीं पता हो नहीं, एग्जांपल से अपन लेके देखेंगे। तो डेल्टा टी जो अपने पास आया है ये मेजर कर सकते हैं थर्मामीटर से, और जब डेल्टा टी अपने पास आ गया तो उसमें कितनी हीट दी गई ये कैसे निकालेंगे, इस टेम्परेचर चेंज को अपन हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब अपने पास आएगी कि इसमें कितनी हीट दी गई है। इसके अलावा अपने पास और कोई रास्ता नहीं है, और कोई तरीका नहीं है निकालने का कि हीट गिवन टू द सिस्टम कितनी होती है। वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है अपने पास जिससे अपन हीट या एनर्जीज को जो अपन मेजर कर सके। जैसे आगे अपने देखते हैं कि डेल्टा यू डेल्टा एच वो मेजर कैसे होती है, वो भी यहीं से होती है, थोड़ा सा हम देखेंगे बाद में, वो भी हीट होती है। जैसे क्यूवी जो है, क्यूवी डेल्टा यू होती है, तो क्यूवी के लिए इसको भी सीवी लगाएंगे। क्यूपी जो है वो डेल्टा एच होती है, तो उसके लिए यहां सीपी लगाएंगे। तो डेल्टा यू और डेल्टा एच का मेजरमेंट भी ऐसे होता है। डेल्टा टी यानी अपन बात करें हीट चेंज कोई सी भी हो थर्मोडायनेमिक्स में, अभी अपन केवल सिंपल हीट की बात करते हैं, स्पेसिफिक काइंड डेल्टा यू डेल्टा एच अपन बाद में देखेंगे। लेकिन जनरल सी अपने पास में क्वेश्चन है कि हीट चेंज को निकाला कैसे जाए, कि जैसे बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हीट चेंज अपन लिखते हैं, इतनी हीट चेंज हुआ इतना, प्रैक्टिकली वो मेजर कैसे की जाती है, मेजर नहीं होती है, मेजर होता है केवल टेम्परेचर। और टेम्परेचर चेंज को जब हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तब अपने पास हीट आती है।
और एक स्पेसिफिक काइंड की अपने को हीट निकालनी हो, डेल्टा यू एक हीट है, डेल्टा एच भी हीट है, तो उसके लिए अपन इसको एक स्पेसिफिक कंडीशन में उसको लिखना पड़ता है जिस टाइप की हीट होती है, वो अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन केवल इसके ऊपर फोकस करते हैं। और यदि हमें पता हो तो यहां से देख सकते हैं QV जो है वो CV डेल्टा टी हो जाएगी, QV जो है वो डेल्टा यू होती है, डेल्टा यू CV डेल्टा टी, और QP जो है ये होता है CP डेल्टा टी। तो QP जो है ये डेल्टा H होती है। तो किसी भी टाइप की हीट है, डेल्टा यू है, डेल्टा एच है, ठीक है, तो इनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है? इनका मेजरमेंट नहीं होता है, मेजरमेंट केवल टेम्परेचर का होता है, और उस टेम्परेचर चेंज को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो मल्टीप्लाई करने का जो कांस्टेंट है वही हीट कैपेसिटी है, इसलिए हीट कैपेसिटी की हमें जरूरत पड़ी ताकि अपन टेम्परेचर चेंज को हीट चेंज में कन्वर्ट कर सके। ये इसका मीनिंग है। अब अपन डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि हीट कैपेसिटी को अपन यहां से कैसे डिफाइन करें। हीट कैपेसिटी, हाउ कैन वी डिफाइन हीट कैपेसिटी? तो क्या C डेल्टा टी, यहां से हम C का फॉर्मूला देखते हैं तो C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन डेल्टा टी। अब Q अपॉन डेल्टा टी बुक में केवल अब यहां से जो डिफाइन करेंगे इतना ही मिलता है, यहां तक जो अपन ने पढ़ा इतनी चीज नहीं मिलती, और लिखी हुई होती है तो हम उस तरह से उसको समझ नहीं सकते। तो इसका यहां से यदि अपने को यूनिट देखनी हो तो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी होगी यूनिट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ हीट टेम्परेचर चेंज। तो हीट का ऐसा यूनिट होती है जूल, और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है। टेम्परेचर चेंज की भी ऑब्वियस है केल्विन ही होगी, तो ये हो जाएगा जूल पर केल्विन, यानी कि जूल केल्विन इनवर्स। ये यूनिट होती है हीट कैपेसिटी की। और इसको यदि अपन डिफाइन करना चाहें कि इसको हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो न्यूमेरिकली, ये केवल न्यूमेरिकली इसकी डेफिनेशन है। थियोरेटिकली कंसेप्चुअली क्या होता है वो अपन देखेंगे। अभी केवल न्यूमेरिकली अपन देखेंगे हीट कैपेसिटी होती क्या है। तो यहां से अपन देख सकते हैं व्हेन Q या व्हेन डेल्टा टी, व्हेन डेल्टा टी, Q को तो कुछ अपन कर ही नहीं सकते क्योंकि Q को तो मेजर ही नहीं होता, डेल्टा टी को मेजर कर सकते हैं अपन। तो डेल्टा टी इज 1 यूनिट, डेल्टा टी इज 1 यूनिट अपन यहां पे कर दें तो ये जो Q है वो किसके इक्वल हो जाएगा? C के। यहीं से इसका डेफिनेशन होगा। तो अब ये क्या है? ये अमाउंट ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट, और ये तो सिंपल है, ये तो अपन ने पढ़ी भी होगी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम बाय 1 यूनिट। किस सिस्टम को अपन हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सब जानते हैं अपन। अब उसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है बाय 1 यूनिट, एक यूनिट से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। सपोज पहले 50 यूनिट है तो अपने को करना है 51 यूनिट, तो उसमें या मान लो 100 है तो उसको बढ़ाना है 101 तक। उसमें जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी, जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी उस अमाउंट ऑफ हीट को ही कहेंगे अपन हीट कैपेसिटी, उसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू the amount of heat, the amount of heat required to increase the temperature of any system by 1 unit। ये अपन लिखते हैं। इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हैं वैसे कि जैसे टेम्परेचर अपन सिस्टम से हीट कहां पे जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो जितनी सिस्टम से सराउंडिंग में हीट रिक्वायर्ड होगी जाना, जितनी सिस्टम से सराउंडिंग को उसको सिस्टम को हीट देनी पड़ेगी सिस्टम को, ताकि उसका टेम्परेचर 1 यूनिट कम हो जाए, वो जो हीट है वो भी हीट कैपेसिटी होगी। तो यहां पर अपन ये हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। अब यहां 2-3 चीजें समझना जरूरी है। एक तो ये 1 यूनिट जो अपन लिखा है, इसका मतलब क्या यूनिट अपन डिग्री सेल्सियस में ले या केल्विन में ले, या फिर जैसे डिग्री सेल्सियस से अपन केल्विन में चेंज करते हैं 273 ऐड करते हैं, क्या यहां पर भी ऐड होगा? वो अपन समझेंगे। और दूसरा हम देखते हैं कि जो हीट कैपेसिटी है इसका रियल सेंस क्या होता है। जैसे अपने को 2-3 सब्सटेंस दे दे, बेंजीन दे दे, वाटर दे दे, इसमें किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, कैसे अपन समझेंगे? दोनों चीजों को अपने यहां पे डिस्कस करेंगे। तो इस 1 यूनिट की जहां तक अपन बात करते हैं, तो ये जो 1 यूनिट है ये डिग्री सेल्सियस में भी 1 होगा और केल्विन में भी 1 होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर का चेंज है।
यह इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे अपन मान लें कि इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करें तो डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब केल्विन में जनरली अपन क्या करते हैं, चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करते हैं, तो क्या यहां पर भी डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में ये 273 प्लस 1 274 केल्विन होगा? नहीं होगा, केल्विन में भी ये 1 केल्विन ही होगा। रीजन क्या है, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस की अपन बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है केल्विन में, एब्सोल्यूट तो है नहीं, ये चेंज है 31 माइनस 30, तो 31 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन के लिए अपने को इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 प्लस 273 हो गया 293, और फिर 31 प्लस 273 हो गया 294 केल्विन। चेंज तो अब भी केल्विन में ही रहा, तो यहां इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपन ने लिखा 1 यूनिट। तो यू कैन राइट वेदर इट इज 1 डिग्री सेल्सियस और वेदर 1 केल्विन, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी अपन सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से, उसमें जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो उसकी हीट कैपेसिटी होगी। या सिस्टम हीट दे रहा है सराउंडिंग को और वो ठंडा हो रहा है, तो उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी सराउंडिंग, जितनी हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, वो उसकी हीट कैपेसिटी। दोनों का मतलब एक ही होता है। अब ये इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि इसका रियल सेंस क्या है। और जब उनके पास हीट कैपेसिटी आ गई, जब उनके पास हीट कैपेसिटी आ गई, डेल्टा टी को जो मेजरेबल वैल्यू है उसको क्यू में हीट चेंज में कन्वर्ट करने के लिए, या उस हीट की जो स्पेसिफिक अलग अलग कंडीशन है डेल्टा यू और डेल्टा एच में कन्वर्ट करने के लिए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों ली गई, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, वो अपन देखते हैं। दोनों चीजें देखेंगे। पहले अपन देखते हैं हीट कैपेसिटी, इसका वर्ड का मतलब क्या है। हीट कैपेसिटी अपन ने नाम क्यों दिया? कैपेसिटी का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ, किसी भी चीज में अपन जो चीज रख सकते हैं, जो चीज कोई सिस्टम या कोई भी सब्सटेंस की होल्ड करने की जो पावर होती है उसको हम कैपेसिटी कहते हैं। तो यहां पर हीट कैपेसिटी का मतलब है कि सिस्टम की हीट को होल्ड करने की पावर होती है, हीट को रिटेन करने की पावर होती है, कि सिस्टम किसी अमाउंट ऑफ हीट उसको जो दी जा रही है वो उसको कितना रिटेन कर सकता है। क्योंकि हीट देने पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब कोई सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर जल्द जल्दी इंक्रीज होगा, जल्द जल्दी इंक्रीज होगा, यानी वो हीट को रिटेन नहीं कर सकता, हीट को रिटेन नहीं कर सकता, यानी उसका हीट कैपेसिटी कम होगी। और यदि किसी सिस्टम को हीट देने पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो हीट को रिटेन करके रख रखा है, उसको हीट से टेम्परेचर इंक्रीमेंट में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसको हीट को कैप्चर करने की, हीट को अपने अंदर रखने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए अपन कहेंगे कि उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। जैसे अपन बात करें, हम 2 एग्जांपल लेते हैं, और हीट कैपेसिटी डिपेंड किसके ऊपर करेगी। ऐसा क्यों होता है कि किसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, किसमें ज्यादा की जरूरत होती है, ऐसा क्यों होता है? तो जैसे मान लिया अपन ने ये 2 कंटेनर है, इसमें अपन हीट दे रहे हैं, अपन जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपने बेंजीन और वाटर, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं और यहां से समझेंगे कि दोनों में हीट कैपेसिटी ज्यादा किसकी है। तो बेंजीन की यदि अपन बात करें तो इसमें जो मॉलिक्यूल है, देखो हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। क्यों करती है? क्योंकि जैसे बेंजीन है, अपन पहली बात देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, क्योंकि नॉन पोलर है। ठीक है, क्यों है, कैसे है, वो यहां का अपना इतना टॉपिक नहीं है, लेकिन जनरली अपन जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर है, पार्शियल प्लस माइनस चार्ज नहीं आता बेंजीन के मॉलिक्यूल पर, तो कोई डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं बनेगा, सिंपल डिस्पर्सन वीक वन डबल फोर्स लगेंगे। वाटर में जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इनमें हीट देकर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं। हीट देने पर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले तो ब्रेक होता है, फिर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और कोलिजन की वजह से उनमें फ्रिक्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे इंटरनल एनर्जीज वगैरह ये भी बढ़ती है। जैसे अपन ने पहले देखा था, इंटरनल एनर्जी इज मेनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो है। अब अपन हीट दे रहे हैं तो इसमें जैसे 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ाना हो, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है हमें बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो
तो इसमें इतनी हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि थोड़ी बहुत हीट में इसके जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि वीक है, और उसके मॉलिक्यूल फिर एक दूसरे से कोलाइड करके फ्रिक्शन से हीट बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो इसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड जो है वो लेस है। जबकि इसमें यदि अपने को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो पहले इसके स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने होंगे, उसमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद में मॉलिक्यूल फ्री होगी, फिर कोलिजन करेंगे। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट अपन दे रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ये तो ज्यादा है इसमें। तो यही चीज होती है, इसी को अपन कहते हैं हीट कैपेसिटी, हीट को रिटेन करने की पावर। अब हीट को रिटेन ज्यादा कौन सा सब्सटेंस कर सकता है? जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होते हैं इसका मतलब उसके जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी कोलिजन नहीं कर सकते और हीट को नहीं बढ़ा सकते। तो यहां पर जो हीट रिक्वायर्ड है वो मोर है, इसी को अपन हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इसमें अपन बता सकते हैं कि वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, बेंजीन की हीट कैपेसिटी कम होगी। और अपन स्टेट वाइज भी कह सकते हैं, गैसेज में हीट कैपेसिटी कम होती है क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाता है, टेम्परेचर हीट देने पर। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, मॉलिक्यूल जल्दी से एक दूसरे से कोलिजन करेंगे और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो गैसेज की जो हीट कैपेसिटीज होती है बहुत कम होती है, फिर लिक्विड्स की होती है, और सॉलिड की बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनमें बाउंड है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। देख भी सकते हैं अपन, बोल अपने पास में एक्सपेरिमेंटल बहुत ही जनरल लाइफ में इनको ऑब्जर्व करने वाली चीज है। जैसे अपन गैस को एक तो हीट करें, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, जल्दी बढ़ जाएगा। सॉलिड में जैसे अपन आयरन ले, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। हीट की रिटेन करने की पावर होती है और ये डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी हीट कैपेसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इस तरह से अपन गिवन सब्सटेंस में बता सकते हैं कि इसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी। थोड़ा बहुत ये मॉलिक्यूलर मास के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि ब्रेक होने के बाद में इन मॉलिक्यूल को कोलिजन के लिए मूव करना पड़ेगा, कराने के लिए इस हीट को वर्क करना पड़ेगा। तो हेवी मॉलिक्यूल होंगे, उनको फ्लो कराने के लिए, उनको कोलाइड कराने के लिए हीट को थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो वहां पर भी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो मेनली जो है ये डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, और फिर ये डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर मास। ठीक है, जैसे अपन बात करें बेंजीन और टोलुइन की थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम है, लेकिन टोलुइन का मोलर मास थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसका मॉलिक्यूल्स थोड़े हेवी है, तो उन मॉलिक्यूल्स को कोलाइड कराने के लिए हीट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा बेंजीन के मॉलिक्यूल के बजाय। तो यहां अपन ने देखा कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। अब अपना जो थर्ड जो क्वेश्चन था, पहले अपन इस यूनिट की बात कर रहे थे, फिर इसका कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है, और अपन ये बताएं कि किस सब्सटेंस में ज्यादा और कम होगी। तीसरा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। जब अपने पास हीट कैपेसिटी है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी क्यों ली जाती है और क्या डिफरेंस है। देखो, हीट कैपेसिटी जो है वो है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट टेम्परेचर जो अपन इंक्रीज कर रहे हैं, ये किसका इंक्रीज कर रहे हैं? गिवन सिस्टम का। सिस्टम की बात हो रही है यहां पे, सब्सटेंस की बात नहीं हो रही। जैसे अपन बात करें वाटर की, तो वाटर की हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, किसी भी गिवन सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, उसके अलग अलग अमाउंट के लिए हीट कैपेसिटीज अलग अलग आती है। तो अभी भी अपने पास किसी गिवन सब्सटेंस के लिए एक कांस्टेंट नहीं है, हीट कैपेसिटी अलग अलग हो। जैसे हम बात करें, हम वाटर की बात करते हैं, वाटर की हीट कैपेसिटी हमें निकालनी हो, अब इसका मतलब क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, और उसमें जो हीट चेंज, जो हीट रिक्वायर्ड है वो अपन मेजर करेंगे। तो हम 3 कंटेनर ले लेते हैं, 3 कंटेनर्स के अंदर एक में 1 किलोग्राम वाटर है, एक में 2 kg ऑफ वाटर है, और एक में 3 किलोग्राम ऑफ वाटर। अब हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनको हीट देनी है और टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या तीनों में सेम हीट रिक्वायर्ड होगी? नहीं होगी, क्योंकि
ये अपन ने लिखा है। इसका मतलब ये कि जब डेल्टा टी कांस्टेंट है लेकिन मास अलग अलग होगा तो अपने पास हीट चेंज भी अलग अलग होगा। यहां पे ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, यहां पे कम होगी, यहां पर कम हीट रिक्वायर्ड होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन 1-1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक तो कम अमाउंट का बढ़ा है, कम मास का बढ़ा है, एक ज्यादा मास का बढ़ा है। तो ज्यादा मास का बढ़ाएंगे वहां पर हीट रिक्वायर्ड ज्यादा होगी और वहां पर हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि एक ही सब्सटेंस के लिए अपने पास हीट कैपेसिटीज की वैल्यू अलग अलग आएगी। वाटर के लिए कांस्टेंट नहीं है, 1 किलोग्राम वाटर के लिए अलग हीट कैपेसिटी है, 2 किलोग्राम वाटर के लिए अलग है, 3 किलोग्राम वाटर के लिए अलग है। तो इनको इसके लिए एक कांस्टेंट हमें और एक स्पेसिफिक कांस्टेंट चाहिए जो गिवन सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट हो, उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें हम m को भी इंक्लूड करते हैं। उसमें यहां लिखा जाता है सिस्टम हैविंग 1 किलोग्राम मास बाय 1 यूनिट, वो फिर कांस्टेंट रहेगी। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने, डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन 1 किलोग्राम वो वाटर का हीट अपन इंक्रीज करें 1 यूनिट से, वो हीट कांस्टेंट रहेगी। उसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यहां से हम डिफाइन करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हम दोनों इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी। यहां m है, यहां डेल्टा टी, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा m डेल्टा टी। अब इसका जो कांस्टेंट है, क्योंकि पहले अपन ने केवल ये ही किया था कि हीट चेंज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी के, उसमें मास को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन मास के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो उसको इंक्लूड करके अभी हमें एक कांस्टेंट लेना होगा जो, और फिर उसका फायदा क्या है, उसका फायदा यह है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए अपने पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे अपन वाटर की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ही आएगी, वाटर की कांस्टेंट रहेगा। बेंजीन की बात करें उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी एक कांस्टेंट रहेगी। और कंपैरिजन के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही लेनी पड़ेगी। हीट कैपेसिटी से हम कैसे कंपेयर करेंगे, वाटर और बेंजीन की अपन बात करें, 10 किलोग्राम बेंजीन ले ली, 1 किलोग्राम वो वाटर ले लिया, उधर तो 10 किलोग्राम वो बेंजीन की हीट कैपेसिटी ज्यादा आ जाएगी। हमें क्या पता लगेगा किसमें हीट को रिटेन करने की पावर ज्यादा होगी, वो पता लगेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, क्योंकि ये आती है 1 किलोग्राम के लिए। तो 1 किलोग्राम मास अपन ने कांस्टेंट रख दिया, तो उसमें गिवन सब्सटेंस का लिए अपने पास यहां जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब यहां पर अपन प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लगाएंगे, Q इक्वल्स टू, यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है कैपिटल एस, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला यहीं से आया एस एम डेल्टा टी। जनरली हीट ट्रांसफर के लिए हम ये यूज लेते हैं, आगे क्वेश्चन भी देखेंगे इसके। तो ये फॉर्मूला यहां से आया। अब जो S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल S, इसको फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला या इसका डेफिनेशन और इसकी यूनिट अब इस फॉर्मूला से निकालते हैं। यहां से अपन S को लिखना चाहें तो m डेल्टा टी ट्रांसफर में जाएगा, इधर ये इनटू है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ये इसका फॉर्मूला आ गया Q अपॉन m डेल्टा टी। इसकी यदि यहां से यूनिट देखी जाए, Q जो है वो एनर्जी है टाइप की, इसकी अगेन जो यूनिट जूल हो जाएगी, अपॉन मास की जो यूनिट है वो केल्विन और डेल्टा टी की है, सॉरी मास की किलोग्राम और डेल्टा टी की है केल्विन। तो यह आ जाएगा जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें, यदि इसको डिफाइन करें तो डिफाइन के लिए हम लिखेंगे व्हेन m इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब Q को S बनाने के लिए इसको भी 1 करना पड़ेगा, इसको भी 1 यूनिट करना पड़ेगा, और डेल्टा T भी हो जाए 1 यूनिट। ये 1 यूनिट है 1 kg में, ग्राम नहीं ले सकते, यहां 1 kg लेना पड़ेगा, और यहां यूनिट अपन ले सकते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। तो किसी भी सिस्टम का यूनिट मास, पहले अपन लिखा था कि सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट की हीट कैपेसिटी होती है।
यहां अपन एक चीज और इंक्लूड करेंगे कि वो जो सिस्टम है जिसका टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे हैं 1 यूनिट से, वो होना चाहिए 1 किलोग्राम मास के अंदर। उस रिक्वायर्ड हीट को फिर अपन कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम हैविंग 1 किलोग्राम मास बाय 1 यूनिट। 1 किलोग्राम मास का जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है 1 यूनिट से, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लिख सकते हैं द हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature of system having unit mass, unit mass मतलब 1 किलोग्राम मास बाय 1 यूनिट। ये अपन ने डिफाइन किया, इसमें मास को भी अपन ने इंक्लूड कर लिया, ठीक है, क्योंकि हीट कैपेसिटी से केवल डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करके हीट निकाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग मास में अपन को अलग अलग टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो अपन हीट कैपेसिटी से नहीं निकाल सकते, वो निकालेंगे किसके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। तो और उसमें अपने पास एक चीज है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए अलग अलग वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे वाटर की बात करें, जैसे हम लिख रहे थे कि Q इक्वल्स टू C डेल्टा टी, अब डेल्टा टी मेजर करके हम Q निकाल सकते हैं, यही अपनी बात हुई थी पहले की। अब दिक्कत यह है इसमें कि C क्या है, अब C अलग अलग है। जैसे वाटर की बात करें, अब वाटर में अपने को डेल्टा टी गिवन है तो अपन क्यों निकाल सकते हैं, लेकिन C जो है वाटर के अलग अलग सैंपल के लिए अलग अलग होगी, तो कितने सैंपल के लिए अपन याद करेंगे, 1 किलोग्राम वाटर के लिए अलग हीट कैपेसिटी है, 2 किलोग्राम के लिए अलग है, 3 किलोग्राम के लिए अलग है, तो इतने डेटा अपने पास थोड़े रखे जाएंगे। उसके बजाय हम याद करेंगे, उसके बाद बजाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के लिए एक ही होगी, तो इसका जो हीट अपने को निकालनी है किसी भी सिस्टम में रिक्वायर्ड जो हीट है वो फिर इससे निकाली जाती है। ये डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो गया, कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, यहां उसका मास आ गया, तो जितना मास होगा, ये 1 किलोग्राम के लिए हीट रिक्वायर्ड, तो जितने मास के लिए अपने को रिक्वायर्ड होगी हीट टेम्परेचर इंक्रीमेंट के लिए, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज के लिए, तो यहां पर उस मास को रख लिया जाएगा और इस कांस्टेंट को यहां पे रख के फिर हीट रिक्वायर्ड निकाली जाती है। तो क्यू जो है ये फॉर्मूला बेटर है। इसमें ये तो अलग है, ये अपने पास किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है कि जैसे हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया उसमें केवल 5 किलोग्राम ऑफ वाटर भरा हुआ है, अब 5 किलोग्राम वाटर के लिए तो C कांस्टेंट रहेगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट का C ठीक है, उससे उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपन कोई रिएक्शन करा रहे हैं उसके लिए डेल्टा H डेल्टा U आगे निकालेंगे, उससे ठीक है। लेकिन जनरल लाइफ में जब अपने पास अलग अलग सैंपल्स है, बहुत सारे सैंपल है किसी सब्सटेंस के अलग अलग मास के अंदर, उसमें हमें हीट रिक्वायर्ड हो, फिर कैसे निकालेंगे, फिर हम निकालते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद में अपन बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो वो भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन वो कब होगा, जब अपन लेंगे इक्वेशन 1 एंड 3। यहां लिख देते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। अब इन दोनों को अपन कंबाइन करेंगे तो इधर तो क्यू आ ही रहा है, इधर होगा प्रोपोर्शनल और ये दोनों जुड़ जाएंगे एन डेल्टा टी। इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये होगा अपने पास में Q इज इक्वल टू एस एन डेल्टा टी। एस स्मॉल एस ये होता है अपने पास मोलर हीट कैपेसिटी के लिए, तो यही अपन लिख देते हैं ये है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में यहां पे आएगा स्मॉल एस, यहां से इसको अपन डिफाइन करें तो स्मॉल एस हो जाएगा Q डिवाइड बाई एन डेल्टा टी। यदि इसकी यूनिट देखी जाए तो यूनिट होगी जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल। आइडियल गैस कांस्टेंट जो होता है R, उसी की भी यही यूनिट होती है। तो मोलर हीट कैपेसिटी और आइडियल गैस कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन और दोनों की यूनिट एक ही होती है। अब यहां से यदि इसको अपन डिफाइन करना चाहें तो ये Q जो है वो S के इक्वल हो जाएगा जब N यूनिट हो और डेल्टा T यूनिट हो, यानी इसी डेफिनेशन को अपन मोलर हीट कैपेसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पर यूनिट मास की जगह पर अपने को लिखना होगा 1 मोल, ये यूनिट मोल।
ये डेफिनेशन कन्वर्ट हो जाएगी मोलर हीट कैपेसिटी। यानी मोलर हीट कैपेसिटी भी एक हीट है जो रिक्वायर्ड होती है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस यानी 1 यूनिट से इंक्रीज करने के लिए। यहां तक अपन ने हीट कैपेसिटी जितनी भी थी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, ये डिस्कस की। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होती है, वैसे मोलर हीट कैपेसिटी भी किसी गिवन सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होती है। ये अपने यहां तक डिस्कस किया। अब अपन बात करते हैं दो स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ हीट कैपेसिटी की। टाइप नहीं, टाइप तो ये तीन अपन ने पढ़ लिए, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक एंड मोलर हीट कैपेसिटी। अब जो हीट कैपेसिटी है जिसको अपन सी लिख रहे हैं, Q अपॉन डेल्टा टी जो आ रही थी, इसके दो स्पेसिफिक कंडीशन होती है, एक सीपी होती है और एक सीवी होती है। वो क्या होती है और इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है जिसको मेयर रिलेशन कहा जाता है, वो अब अपन डिस्कस करेंगे। तो अब हीट कैपेसिटी में अगला अपना पॉइंट होगा सीपी एंड सीवी। सीपी क्या होती है, सीवी क्या होती है और इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। तो दो स्पेसिफिक कंडीशन की सी है अपने पास में। पहला है सीवी, दूसरा है सीपी। यहां पर ये सबस्क्रिप्ट में जो अपन लिखा है वी और पी, ये लिखा है कांस्टेंट के लिए। इन दोनों हीट कैपेसिटीज है, दोनों ही Q अपॉन डेल्टा टी है, दोनों ही हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 यूनिट है, बट दिस इज एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज एट द कांस्टेंट प्रेशर। जब अपन कांस्टेंट प्रेशर रखकर कि सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करें तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सीपी होगी, और कांस्टेंट वॉल्यूम रख के किसी टेम्परेचर का वॉल्यूम कांस्टेंट रख के उसका टेम्परेचर 1 यूनिट अपन इंक्रीज करें तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड है वो सीवी होगी। यानी ये भी Q अपॉन डेल्टा टी है, ये भी है Q डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, लेकिन इसमें ये जो Q है, Q जो अपन ले रहे हैं ये QV होगी, इसमें जो अपन Q ले रहे हैं ये QP होगी। यानी टेम्परेचर इंक्रीज दोनों में 1 यूनिट है, इसमें 1 यूनिट, इसमें 1 यूनिट, लेकिन जो हीट दी जा रही है वो कांस्टेंट प्रेशर पर दी जा रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी जा रही है, यहां पे कांस्टेंट प्रेशर पर दी जा रही है। इसको थोड़ा सा अपन देखें कि ये मतलब क्या है, इसका कांस्टेंट क्यों किया जा रहा है और क्या इसका मतलब। जैसे अपन देखते हैं सिस्टम में मेन जो फंक्शन होता है प्रॉपर्टीज, वो 3 चीजों की फंक्शन होती है, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो इंक्रीज कर ही रहे अपन, तो टेम्परेचर के साथ में बाकी 2 चीजें बची, पी एंड वी, तो दोनों चीजों में से एक को अपन कांस्टेंट करेंगे। इसको भी थोड़ा सा अपन देखें तो गैसियस लॉ से अपन देखते हैं। जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि हीट कैपेसिटी की अपन बात करते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। टेम्परेचर अपने को 1 केल्विन इंक्रीज करना है, उसके लिए हीट देनी पड़ रही है, वो हीट जो है वो ही हीट कैपेसिटी है। अब क्या अपन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दे रहे हैं तो उसमें क्या टेम्परेचर ही बढ़ेगा, उसके साथ क्या और कोई चीज चेंज नहीं होगी? चेंज होगी। जैसे अपन गैसियस लॉ के अंदर पढ़ते हैं, एक लॉ आता है चार्ल्स लॉ और एक आता है गैलुसेक लॉ। गैलुसेक के 2 लॉ अपने पास में, गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम की अपन बात नहीं करें, अपन बात करें गैसियस लॉ, गैलुसेक लॉ पीटी रिलेशन, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन। ये स्टेट करता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और ये स्टेट करता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो देखो टेम्परेचर वॉल्यूम को भी बढ़ा सकता है, प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। टेम्परेचर जब बढ़ता है किसी सिस्टम का या गैस का तो वो प्रेशर को बढ़ाएगा और वॉल्यूम को बढ़ाएगा, दोनों में से दोनों चीजों को बढ़ाएगा। अब एक को अपन कांस्टेंट रखते हैं तो केवल दूसरे को बढ़ाएगा, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू T ये कब होता है? व्हेन P इज कांस्टेंट, व्हेन P इज कांस्टेंट। और ये कब होता है? व्हेन V इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट। तो जैसे यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि अपने को हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए अपने को हीट देनी पड़ रही है, अपन हीट दे रहे हैं और सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहे हैं। अब सिस्टम का जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 1 केल्विन से या 1 डिग्री सेल्सियस से, तो सिस्टम का टेम्परेचर जब आप इंक्रीज कर रहे हैं तो साथ साथ इसका प्रेशर और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, प्रेशर और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और दोनों में से अपन एक कांस्टेंट रख लेंगे तो केवल दूसरी चीज ही चेंज होगी। तो यहां की जब अपन बात करते हैं तो जो C है वो CV कब होती है? जब वॉल्यूम अपन ने कांस्टेंट रखा है।
यानी कि मान लो कि कंटेनर है, ये पूरा क्लोज है, ये क्लोज है, और यहां पे अपन देख भी ले कि टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर कैसे बढ़ाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, मूव करके जाते हैं काइनेटिक एनर्जी से, इसलिए वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जब टेम्परेचर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर के अंदर फिल रहते हैं वहां फास्टली वो मूव करेंगे, आपस में भी कोलाइड करेंगे और कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे तो वहां प्रेशर जनरेट करेंगे, तो प्रेशर भी बढ़ता है टेम्परेचर से, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल से, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो उस काइनेटिक एनर्जी से या तो वो दूर दूर मूव करके, उनको जगह मिलती है दूर दूर मूव करके ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, या फिर जगह नहीं मिलती है तो वो हिट करते हैं वॉल को और वहां प्रेशर जनरेट कर देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं। पर एक चीज को कांस्टेंट रख ले अपन, पी वी और वी में से, पी और वी में से, तो केवल टेम्परेचर दूसरी चीज को ही बढ़ाएगा। तो सीवी के अंदर अपन क्या करते हैं, क्लोज कंटेनर है उसमें अपन वॉल्यूम दे रहे हैं, सॉरी हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या होगा, अपन जैसे ये कंडीशन है तो इसमें ये मूव भी करेंगे, दूर हो जाएंगे और यहाँ पे प्रेशर भी जनरेट करेंगे, तो प्रेशर भी बढ़ा देंगे और वॉल्यूम भी बढ़ा देंगे। लेकिन यहां अपन क्लोज रखा है तो वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ने से केवल पी ही इंक्रीज हो रहा है, केवल जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ हिट करके केवल यहाँ प्रेशर ही जनरेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब अपन गैस किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 1 यूनिट से, साथ ही साथ वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे अपन, टेम्परेचर इंक्रीमेंट होने के साथ साथ केवल प्रेशर बढ़ने दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में इसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो सीवी होगी। और यहां की अपन बात करें तो इसमें जो अपन हीट देते हैं वो ओपन कंटेनर के अंदर देते हैं। ओपन कंटेनर में क्या होता है कि प्रेशर नहीं बढ़ सकता, जैसे ओपन कंटेनर लिया अपन ने, इसमें टेम्परेचर अपन इंक्रीज कर रहे हैं बाई 1 डिग्री सेल्सियस और इसके लिए हीट रिक्वायर्ड सी होगी, लेकिन साथ साथ अपन ने ओपन कंटेनर रखा है तो मॉलिक्यूल केवल दूर दूर जा सकते हैं, वी इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन पी जो है वो कांस्टेंट रहता है। बंद नहीं किया तो कोई एक्स्ट्रा प्रेशर वो जो है मॉलिक्यूल्स हिट करके पार्टिकल्स जो है ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल पे हिट करके वो एक्स्ट्रा ज्यादा प्रेशर जनरेट नहीं करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, केवल वॉल्यूम बढ़ सकता है उनका। तो इस कंडीशन में जो हीट रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर को 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए वो हीट होगी सीपी। वो दोनों हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सिस्टम द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाई 1 यूनिट है, लेकिन यह है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और यह है एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको कहते हैं अपन सीपी और सीवी। तो सीपी और सीवी में अपन यहां क्यूवी लिखा है, यहां पे लिखा है क्यूपी, क्योंकि डेल्टा टी टेम्परेचर तो चेंज हो गई, तो टेम्परेचर चेंज में कांस्टेंट पी और वी का फर्क नहीं होता, जो अपने को फर्क करना है वो कहां करना है, क्यू के अंदर, ये क्यूपी होगी ये क्यूवी होगी। अब इनका न्यूमेरिकली अपन वैल्यू लेना चाहें और फिर इनका डिफरेंस निकाल के अपन मेयर रिलेशन निकालना चाहें तो यहां से अपन क्यू की वैल्यू रखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे अपन स्टेट किया था वहां पर था क्यू जो होता है वो होता है डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये डिटेल से अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अब डेल्टा डब्ल्यू भी अपन ने डिस्कस किया है, हालांकि डिराइव नहीं किया, लेकिन इसको अपन लिखा हुआ है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, एक्सटर्नल यदि अपन हटा दे तो माइनस पी डेल्टा वी। यदि डेल्टा डब्ल्यू की जगह उठाकर अपन इसको पुट करते हैं तो यहां क्यू हो जाता है डेल्टा यू माइनस माइनस प्लस पी डेल्टा वी, प्लस पी डेल्टा वी, ये क्यू होती है बाय द फर्स्ट लॉ। अब यहां से अपन क्यूपी निकालेंगे और क्यूवी निकालेंगे, क्यूपी और क्यूवी यहां से निकाली जाएगी ताकि उनको यहां पे रख के अपन सीपी और सीवी को जो है डिराइव कर सके, सीपी और सीवी का एक्सप्रेशन अपन ले सके। तो अब देखो क्यूवी का मतलब क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे अपन, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होने दे रहे। देखो पी डेल्टा वी, जब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होने दे रहे हैं तो अपने पास में जो ये जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी जीरो होगा, वी का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी जीरो तो पी डेल्टा वी जीरो,
यानी ये जो Q है वो केवल डेल्टा U के बराबर हो जाएगी। तो QV इक्वल्स टू डेल्टा U, ये पहले भी अपन स्टेट कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट चेंज होता है सिस्टम का वो उसकी इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, इक्वल होता है। QP की अपन बात करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो प्रेशर से न तो इस पे इफेक्ट पड़ता है न इस पे इफेक्ट पड़ता है, जो वर्क है वो वॉल्यूम का फंक्शन है। प्रेशर कांस्टेंट रखा अपन ने, तो प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, यानी डेल्टा V भी जीरो नहीं होगा, और टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, डेल्टा T भी जीरो नहीं होगा। अब डेल्टा V जीरो नहीं होगा तो P डेल्टा V भी जीरो नहीं होगा, और डेल्टा T जीरो नहीं होगा तो डेल्टा U भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि U जो होता है इंटरनल एनर्जी, ये मेनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है। इसका फॉर्मूला जैसे यहां से अपन बना भी सकते हैं, इसको मैं QV को यहां डेल्टा U को यहां रख दूं तो डेल्टा U इक्वल्स टू हो जाएगा CV डेल्टा T, तो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो टेम्परेचर जीरो नहीं होगा तो ये भी जीरो नहीं होगा, और वॉल्यूम जीरो नहीं होगा तो P डेल्टा V भी जीरो नहीं होगा, यानी QP की जगह पर अपन सीधा लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और इसी को आगे चल के अपन एंथैल्पी कहते हैं। तो QP जो है वो डेल्टा H के इक्वल होती है, क्योंकि H को जो है वो डिफाइन किया जाता है U प्लस PV, तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हो जाएगा डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की बात होती है, तो ये भी यहां पर भी अपन कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट गिवन होती है, हीट चेंज होता है सिस्टम का। अब देखो हीट चेंज जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लॉ में, एक साइन कन्वेंशन भी देखा, यहां से हीट चेंज से अपन ने हीट कैपेसिटी भी जो है डिफाइन की, हीट चेंज का अपन ने फॉर्मूला भी निकाला, हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा T। तो ये जो हीट चेंज है सिस्टम के दो टाइप के होते हैं, एक तो डेल्टा U होता है और एक डेल्टा H होता है, दोनों हीट है। पर डेल्टा U जो है वो हीट चेंज होता है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, और डेल्टा H वो हीट चेंज है जो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। कांस्टेंट प्रेशर पर अपन कोई रिएक्शन करा रहे हैं और सिस्टम कोई भी प्रोसेस हो रही है, और उसमें जो सिस्टम में जो हीट चेंज हो रहा है, या तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, वो डेल्टा H है। और कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई सिस्टम में प्रोसेस हो रही है, उसमें कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो उसमें जो हीट चेंज होगा, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे, वो हीट चेंज डेल्टा U होता है। यहां से ये दो चीजें और अपने निकल के आई है कि QV डेल्टा U के इक्वल होती है, QP डेल्टा H के इक्वल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब अपन क्या करेंगे, ये इक्वेशन आ गई 1, जैसे ये अपन ने लिख ली इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दिस इज नाउ इक्वेशन 3 एंड दिस इक्वेशन 4। अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी को लेंगे अपन। इनको उठाकर QP की जगह अपन ये रख लेंगे और QV की जगह उठाकर अपन डेल्टा U को रख लेंगे, उससे अपने पास रिलेशन आएगा बिटवीन डेल्टा CP एंड CV। ठीक है, यहां एक्सप्रेशन आ जाएंगे, माइनस करने पे जो आएगा वो CP माइनस CV हो जाएगा। ये चीज अपन अब सोल्व करते हैं, तो इनके एक्सप्रेशन आए अपने पास में। अब अपन देखते हैं मेयर रिलेशन क्या होता है। मेयर रिलेशन, मेयर रिलेशन ये होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू NR, एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस इट विल बी CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब इसको डिराइव इजीली अपन कर सकते हैं। देखो इनकी अपने पास रिक्वायरमेंट है नहीं, ये इक्वेशंस है अपने पास में। अब CV QV अपॉन डेल्टा T है, QV डेल्टा U है, तो इसको उठाकर यहां डेल्टा U पुट कर सकते हैं, तो QV इज इक्वल टू डेल्टा U ऑन सब्सटीट्यूटिंग QV इक्वल टू डेल्टा U। यहां अपन CV को लिख सकते हैं डेल्टा U डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और QP को अपन ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां से, यहां लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग QP इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये दोनों रिलेशन अपन निकाले बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसको यहां पे पुट करें अपन, तो CP की जो वैल्यू होगी, CP विल बी डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, अपॉन में डेल्टा T है तो दोनों के अंदर ही डेल्टा T डिवाइड चला जाएगा। ये इनके इक्वेशंस आ गए।
ये इक्वेशन 5 लगा लेते हैं अपन, ये हो गई इक्वेशन 6। ये इनका ओरिजिनल अपने पास में रिलेशन है। ये डेल्टा के फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं, डी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्मॉल चेंज होगा तो सीवी होता है डी यू अपॉन डी टी, और जो सीपी होता है डी यू अपॉन डी टी प्लस पी डी वी अपॉन डी टी। दोनों ही चीजें सही है। अब एक चीज हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम अपन ने रखा है, तो यहां पर भी वॉल्यूम रखा जाएगा कांस्टेंट। ज्यादातर लिखते नहीं अपन रिएक्शंस में, डेरिवेशंस में, लेकिन ऐसा होता है। जैसे ये प्रेशर कांस्टेंट है तो इन दोनों के जो चेंज हो रहे हैं ये भी कांस्टेंट प्रेशर पर ही हो रहे हैं। अब मेयर रिलेशन निकालना है तो क्या होगा, मेयर रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी। तो ये सीपी है, ये सीवी है, इसमें से इसको अपन माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मेयर रिलेशन की वैल्यू आ जाएगी। और यदि इसको अपन डेल्टा एच लिखते हैं, देखो क्यूपी डेल्टा एच भी था, तो अपने पास में सीपी हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से दो रिलेशन निकल के हो रहा था। अभी सीपी माइनस सीवी को अपन देखेंगे, उससे पहले अपन दो चीज देख लें। डेल्टा यू इक्वल्स टू हो जाता है सीवी डेल्टा टी, और डेल्टा एच हो जाता है सीपी डेल्टा टी। डेल्टा यू का मेजरमेंट कैसे होता है, जिससे पहले अपन लिखा था Q इक्वल्स टू सी डेल्टा टी। हीट चेंज मेजर करना हो तो टेम्परेचर चेंज मेजर करते हैं और उसको हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये पहले डिस्कस किया था। अब अपन टेम्परेचर चेंज को यदि अपन सीवी से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा यू आएगी, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम का हीट चेंज आएगा। और यदि डेल्टा टी को, टेम्परेचर चेंज को अपन सीपी से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर की हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कांस्टेंट प्रेशर का हीट चेंज आएगा, क्यूपी आएगा, जिसको कहते हैं डेल्टा एच। तो इनको कैलोरीमेट्री कहा जाता है। कैलोरीमेट्री में अपन मेजर डिस्कस करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो एनर्जी डेल्टा यू और डेल्टा एच दो टाइप की होती है। डेल्टा यू और डेल्टा एच मेजर करने के लिए अपन मेजर करते हैं डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज। रिएक्शन को, प्रोसेस को अपन कैरी आउट करते हैं और उसमें मेजर करते हैं कि उस ड्यूरिंग, प्रोसेस के ड्यूरिंग टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। अब टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है उसको सीवी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन की डेल्टा यू आ जाएगी, और उस टेम्परेचर चेंज को सीपी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच आ जाएगी। ये कैलोरीमेट्री होती है। अगले अपन ने डिस्कस किया कि हीट जो होती है वो मेजर नहीं हो सकती, मेजर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज को सी से मल्टीप्लाई करने पे हीट आती है। अब दो हीट होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट डेल्टा यू, तो अपन जो सी लेंगे वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम का लेंगे, तो डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करेंगे सीवी से तो डेल्टा यू आएगा। और डेल्टा टी को अपन मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट प्रेशर की जो हीट होती है वो डेल्टा एच होती है। तो कांस्टेंट प्रेशर का जो सी लेंगे अपन हीट कैपेसिटी, उसको सीपी को अपन डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच आएगा। कैलोरीमेट्री। अपन आते हैं मेयर्स रिलेशन पर। तो मेयर रिलेशन के लिए इक्वेशन 5 है, ये इक्वेशन 6 है, ये सीवी है और ये सीपी है। तो अपने को यदि सीपी माइनस सीवी चाहिए तो अपन लिखेंगे इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5। तो ये सीपी माइनस सीवी, इसमें से इसको अपन माइनस करेंगे तो ये हो गया डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें से इसको अपन माइनस करेंगे। अब माइनस करने पर क्या होगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी ये कैंसिल आउट होगा। कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम जो अपन लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा यू जो होता है अभी अपन लिखा है डेल्टा यू का एक ही फॉर्मूला अपने पास में सीवी डेल्टा टी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यू इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो चाहे टेम्परेचर चेंज होने के साथ ही चेंज होती है, तो इसमें प्रेशर और जो वॉल्यूम होता है ये कांस्टेंट ही रहता है, चाहे लिखे चाहे नहीं लिखे। तो यहां प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, यहां वॉल्यूम के साथ प्रेशर भी कांस्टेंट है, डेल्टा यू की जहां तक बात करते हैं। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, इनको हमने कैंसिल आउट किया, तो बाकी सीपी माइनस जो सीवी है ये बचेगा पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अपन बात करते हैं पी डेल्टा वी की एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पी डेल्टा वी निकालेंगे अपन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन
पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। यहां बात करें अपन प्रोसेस की, एक सिस्टम के अंदर रिएक्शन में चेंज होते हैं, तो रिएक्शन के अंदर डेल्टा एच डेल्टा यू का मेजरमेंट और उसका रिलेशन वो अलग चीज है। अभी अपन प्रोसेस की बात करते हैं, तो एक प्रोसेस में जो एन होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कोई गैस लिए अपन ने, उसमें कोई भी प्रोसेस हो रहा है, जिसको हीट देके एनर्जी बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट ही रहेंगे। नंबर ऑफ मोल तो जब उसका केमिकल कांस्टेंट चेंज होता है तब होता है, तो उसकी बात नहीं है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट अपन ने रखा है और आर अपने आप में कांस्टेंट है, तो वेरिएबल बचा वी एंड टी। तो यहां पे डेल्टा यहां पर लगेगा और यहां पर डेल्टा लगेगा डेल्टा टी। इसको उठाकर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, ये कांस्टेंट प्रेशर की बात। तो Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू, इसकी जगह अपन सब्स्टिट्यूट किया एनआर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, अब कांस्टेंट प्रेशर का इतना फर्क रहा नहीं, सीधे अपन लिख सकते हैं Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू एनआर। दिस इज मेयर रिलेशन, एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, n will be taken 1, then Cp minus Cv is equal to R. ये मेरा रिलेशन है। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume is equal to the ideal gas constant. इसको कहा जाता है मेयर रिलेशन। ये हीट कैपेसिटी की जो सारे पॉइंट्स थे वो अपन ने डिस्कस किए। अब अपन एक दो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ which are based on the heat calculate। जो अपन ने लिखा था Q का, Q इक्वल्स टू होता है एस एम डेल्टा टी, या फिर होता है एस एन डेल्टा टी। तो ये जो है वो हीट चेंज है, ठीक है, जो किस सिस्टम को दी जाती है। तो किस सिस्टम का मास कितना है और उसका टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, यदि ये दे रखा हो और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी हो, तो उससे अपन उस सिस्टम का हीट चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पास एक सिस्टम है जिसका मास है 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम कुछ भी ले लीजिए, जैसे अपन ने लिया 5 किलोग्राम ऑफ वाटर, और इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, या कुछ भी ले सकते हैं अपन, जैसे 5 किलोग्राम कुछ भी अपने सब्सटेंस लिया है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1000 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम है। अब इसका टेम्परेचर अपने को इंक्रीज करना है, सपोज 200 केल्विन से 300 केल्विन तक, यानी डेल्टा टी हो गया 100 केल्विन। अब इस टेम्परेचर इंक्रीमेंट में इस सिस्टम को कितनी हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट तो देनी पड़ेगी। अब वो कितनी हीट देनी पड़ेगी उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, एस एम डेल्टा टी, जहाँ पर एस की जगह लिखा जाएगा 1000 जूल पर केल्विन पर मोल, एम जो मास है वो है 5 किलोग्राम, और जो डेल्टा टी है वो है 100 केल्विन। अब यहाँ से यदि अपन देखें, देखो केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल, और ये किलोग्राम इनवर्स, किलोग्राम इनवर्स से किलोग्राम कैंसिल, तो अपना जो आंसर आएगा ये आ गया 5000 देन अगेन 20। ये इसको ऊपर लिख सकते हैं 500 किलो जूल। इतनी एनर्जी अपने को इस सिस्टम को देनी पड़ेगी, तब जाके इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक तो ये बनता है, एक इसमें क्वेश्चन बनता है हीट ट्रांसफर का। जैसे अपन किसी सब्सटेंस को ले, जैसे अपने पास 2 सब्सटेंस लिए हुए हैं, 2 सिस्टम लिए हुए हैं अलग अलग, एस एन डेल्टा टी से भी अपन हीट निकाल सकते हैं जब अपने पास मास ना देखे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, तो फिर अपन जो है हीट चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक लास्ट इसमें क्वेश्चन है कि जैसे सपोज पास 2 सब्सटेंस है, 2 सिस्टम लिए हैं अपन ने, इसकी हीट कैपेसिटी, सपोज ये फर्स्ट सिस्टम है, ये सेकंड सिस्टम है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1000 किलो जूल, ये 1000 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपन ले ली सपोज 2000 जूल केल्विन इनवर्स किलोग्राम इनवर्स। इनका जो मास है वो दिया हुआ है, सपोज m1 अपने पास दिया हुआ है 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम अपन ले लेते हैं, m2 जो है वो दिया हुआ है 20 किलोग्राम।
इनिशियली इसका जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन, इसका जो टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 200 केल्विन। अब इन दोनों को अपन मिलाकर रखते हैं, इसमें दोनों सिस्टम को आपस में जोड़ते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। जैसे इसका टेम्परेचर ज्यादा है, एक सिस्टम हाई टेम्परेचर पर, एक सिस्टम लो टेम्परेचर पर है, उनको आपस में कंबाइन करते हैं तो हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, इधर है हाई टेम्परेचर, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और ये कब तक ट्रांसफर होती है? जब तक कि इन दोनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते। तो इनका फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो इक्वल होगा, जिसको अपन मान लेते हैं टी मिक्सचर। तो यहां पर ये टी मिक्सचर जो है ये कैलकुलेट करने का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें या फिर हो सकता है टी मिक्सचर अपने को दे दे S1 S2 में से कोई चीज पूछ ले, यानी यहां देखो 6 चीजें हैं, S1 M1 T1 S2 M2 T2 और टी मिक्सचर, इन 7 एक साथ चीज ये है। तो 7 में से कोई भी 6 अपने को गिवन होगी, रिमेनिंग जो है वो अपने को कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो कैसे किया जाएगा? देखो ये हीट देगा और ये हीट गेन करेगा, तो अपन लिखते हैं कि जितनी हीट ये सिस्टम देगा, जितनी हीट सिस्टम 1 देगा उतनी हीट जो है सिस्टम 2 गेन करेगा, बाकी तो कहां से गेन करेगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में या तो लिखा हुआ रहता है, नहीं अपन मानते हैं कि जो सराउंडिंग के साथ जो हीट चेंज है वो नहीं हो रहा, केवल सिस्टम्स के बीच में ही हीट चेंज हो रहा है। तो यहां लिखा जाएगा हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, हीट गिवन बाय सिस्टम 1 और हीट टेकन बाय सिस्टम 2। तो जो हीट है उसका फॉर्मूला होता है एस एम डेल्टा टी। तो यह हो जाएगा S1 M1 डेल्टा T1 और ये हो जाएगा S2 M2 डेल्टा T2। तो इसमें अपन फॉर्मूला रखकर टी मिक्सचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसको यदि अपन आगे और लिखें तो S1 M1 डेल्टा T1 क्या होगा? इसका टेम्परेचर था 300। अब जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो T1 से, जैसे T1 ज्यादा था और T2 जो है वो कम था, T1 इज ग्रेटर देन T2। अब जो टी मिक्सचर होगा वो T1 से कम होगा और T2 से ज्यादा होगा, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो 300 से थोड़ा लोअर जाएगा, इसका टेम्परेचर 200 से थोड़ा अपर जाएगा। तो जो टी मिक्सचर होगा वो T1 से कम होगा और T2 से ज्यादा होगा, और T1 से ये कम होगा, तो यहां पर लिखा जाएगा T1 माइनस टी मिक्सचर। और ये हो गया S2 M2 और ये जो इसका टेम्परेचर है टी मिक्सचर वो T2 से क्या होगा? ज्यादा होगा, तो यहां लिखा जाएगा टी मिक्सचर माइनस T2। इसको अपन सोल्व करके टी मिक्सचर कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मान लो इसको अपन आगे सोल्व करते हैं तो यहां से लिखा जाएगा S1 M1 T1 माइनस S1 M1 टी मिक्सचर इज इक्वल टू S2 M2 टी मिक्सचर माइनस S2 M2 T2। अब यदि अपन ट्रांसफर करते हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं अपन S1 M1 टी मिक्सचर प्लस S2 M2 टी मिक्सचर इज इक्वल टू S1 M1 T1 प्लस S2 M2 T2। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब यदि अपने को कैलकुलेट करना है टी मिक्सचर, तो टी मिक्सचर के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें इसका डिवाइड देंगे, तो जाएगा S1 M1 T1 प्लस S2 M2 T2 डिवाइडेड बाई S1 M1 प्लस S2 M2। अब यदि इनकी वैल्यूज अपन रखकर टी मिक्सचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे S1 रखे अपन, S1 है 1000, तो यहां रखेंगे 1000 इंटू M1 है 10 kg इंटू T1 है 300 प्लस S2 है 2000 इंटू M2 है 20 इंटू T2 है 200 डिवाइडेड बाई S1 M1 1000 इंटू 10 प्लस S2 M2 2000 इंटू 20। तो
इसको अपन सोल्व करके आगे टी मिक्सचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। या ये अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, या हो सकता है इसमें टी मिक्सचर दिया हो और अपने को S2 पूछी हो कि सेकंड जो अपने पास सिस्टम है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, तो अपन ट्रांसफर करके S2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें बनता है। अब लास्ट में हीट कैपेसिटी अपने यहाँ पर कंप्लीट होती है। हीट कैपेसिटी के बाद में लास्ट में अपन थोड़ा सा देखते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में, कि जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, या जिसको अपन U या E से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी U और E, बुक्स में U लिखा हुआ है, कईयों में E से डिनोट किया हुआ है। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी टाइप के एनर्जीज है, अपन जानते हैं किसी भी सब्सटेंस में जब उसके पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मूव कर रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी होगी उनके अंदर, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी उनकी पोजीशन की वजह से, उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने होंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, कुछ उसमें रोटेशनल एनर्जी भी हो सकती है, वो रोटेट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट कर रहे होंगे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनमें भी एनर्जी होती है। तो उन सभी एनर्जीज को जोड़ के जो एनर्जी आती है उसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। इसमें ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बस मेनली है कि ये फंक्शन किसका होता है, ये फंक्शन होता है टेम्परेचर का। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जबकि सिस्टम का अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जो डेल्टा यू है वो नेगेटिव आएगा। ये फॉर्मूला भी अपन देख चुके हैं पहले कि डेल्टा यू या डेल्टा ई जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है CV डेल्टा टी। तो डेल्टा टी के अकॉर्डिंग आता है, CV कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो ये प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है। V का भी फंक्शन होता है, वॉल्यूम का भी, लेकिन वॉल्यूम का इतना ज्यादा नहीं होता। अपन सब देख सकते हैं कि एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल, ये सभी एनर्जी टेम्परेचर की वजह से आती है। ये एनर्जी आती क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन होती है डिफरेंट टाइप की। ट्रांसलेशन मोशन, वो सिंपल एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल, रोटेट करते हैं, तो उनमें एनर्जीज आती है। और ये जो मोशन है सारी वो टेम्परेचर की वजह से होती है। तो अल्टीमेट ये हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी है, जो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की जो सारी एनर्जी जो इसको अपन जोड़कर कह रहे हैं, वो टेम्परेचर की वजह से आती है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। बस यहाँ दो चीजें अपने को देखना है, इसमें इस ज्यादा कुछ अलग से नहीं आता। एक ये और एक इंटरनल एनर्जी होती क्या है? इंटरनल एनर्जी होती है एनर्जी जो होती है अपने पास ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, यानी कि मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ट्रांसलेशनल के बाद में एनर्जी जो है वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल, उनके रोटेशन की वजह से एनर्जी आती है, एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से एनर्जी आती है। इन चारों को जोड़कर अपन पास जो एनर्जी आती है उसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीट। इसमें अपन ने डिस्कस किया हीट कैपेसिटी के बारे में, रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए। लास्ट में थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया इंटरनल एनर्जी के बारे में, क्योंकि इसके लिए अपन अलग से 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो है, पॉइंट है, उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बना सकते। तो नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में, कि थर्मोडायनेमिक्स में जितने टाइप के वर्क हैं, अलग अलग प्रोसेस में, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, फिर प्रोसेसेस भी आती है, जैसे आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, उनमें भी अलग अलग बनेंगे। आइसोथर्मल में रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, उसमें भी कुछ केसेस में 2-2 फॉर्मूला बनते हैं। एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में भी 2 फॉर्मूला होते हैं अपने पास। तो किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अपन यूज करें, उसको डिटेल से अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहां पे कंफ्यूजन रहता है कई बार कि वर्क का जो फॉर्मूला है कौन सा ऑप्ट किया जाए। कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन में जो क्वांटिटीज गिवन होती है उसको देखकर अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते कौन सी क्वांटिटीज दी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है कि कौन सी प्रोसेस है, प्रोसेस में भी रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, उसके साथ भी कौन कौन सी चीजें अपन ने कांस्टेंट रखी हुई है, और साथ में वो जो प्रोसेस हो रही है वो गैस के ऊपर हो रही है, किसी रिएक्शन पे हो रही है, उन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जितनी भी कंडीशन होगी वर्क के बारे में वो सभी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू थिंक दैट these things are helpful for you, you are learning something from these things, then please subscribe and share.